Yes, my dear students, very good morning to all, and I hope you all are well at your place. Okay, beta, well, now today we will start very new chapter, forces and law of motion. Beta, we had done first chapter motion, but in motion we don't need to know about the cause. Which type of we don't need to about know cause? Cause means कारण. कारण किस चीज का कॉज हमने जानने की कोशिश ही नहीं करी या हमें जरूरत नहीं थी. लाइक वेलोसिटी. वेलोसिटी है पढ़ा हमने, डिस्प्लेसमेंट है पढ़ लिया, एक्सेलरेशन है पढ़ लिया, बट क्यों है नहीं पढ़ा. फॉर्मूलाज पढ़ लिए, कैलकुलेशंस कर ली वेलोसिटी की, एक्सेलरेशन की, ग्राफ बना लिए, बट कैसे क्यों हुआ कैसे हुआ नहीं पढ़ा. उसके पीछे के रीजंस क्या रहे नहीं पढ़ने की कोशिश करी. तो आई थिंक आफ्टर दिस चैप्टर दिस चैप्टर वाज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, और डेफिनेटली जिसका ये चैप्टर स्ट्रॉन्ग है मोशन, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी फिजिक्स में. इन द केस जो चैप्टर्स हमारे मोशन से रिलेटेड चैप्टर्स होंगे जिसमें भी ऑब्जेक्ट मूव करेगा, ठीक है. बेसिकली मैं तुम्हें बता देता हूँ, इस टाइप के चैप्टर्स को हम एक अलग ब्रांच दे देते हैं फिजिक्स में. दैट ब्रांच इज नोन एज द काइनेमेटिक्स. तो उसको जिसका ये मोशन चैप्टर परफेक्ट हो जाता है बेटा, उसे काइनेमेटिक्स में आगे प्रॉब्लम्स नहीं होती. अगर उसके साथ साथ उसका ये चैप्टर भी परफेक्ट हो जाए तो सोने पे सुहागे वाला काम हो जाएगा कि हाँ फिर हम परफेक्ट हो जाएंगे काइनेमेटिक्स में. व्हाई रीजन सुनने की कोशिश कीजिए. प्रीवियस चैप्टर में हमने क्वांटिटीज को रीड किया, उसके रीजंस को, उसके पीछे क्या रीजंस थे वो नहीं रीड किए. इसके अंदर हम रीजंस की बात करेंगे. पूरे चैप्टर के अंदर हम रीजंस, कारण के पीछे भागते रहेंगे कि हाँ ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, क्या हुआ, अगर मैं ऐसा करता तो एक्सेलरेशन में कैसे चेंजेस आ जाते, अगर कम आते या ज्यादा आते, सब कुछ पता चल जाएगा इस चैप्टर में अगर कंसंट्रेशन यहाँ रहेगा तो. ठीक है, कोऑपरेशन तुम्हारा मुझे चाहिए, और उसके बाद ये चैप्टर कैसे हमारा फ्लो में चलेगा लेट्स सी. तो आई होप कि तुमने इसका टेस्ट भी दे दिया, तुम्हें ये चैप्टर क्लियर है. और फॉर्चुनेटली आई ब्लेस्ड, आई हैव स्टूडेंट्स लाइक यू कि मेरे जो टेस्ट तुमने दिया बहुत अच्छा टेस्ट था तुम्हारा, बहुत अच्छे से एफर्ट्स किए हुए थे, और स्पेशली 9th B क्लास. 9th B क्लास के लिए बेटा क्लैपिंग हो जानी चाहिए जो भी इस टाइम वीडियो को देख रहे हैं. बहुत अच्छा टेस्ट था. ओके, और बेटा अभी इन टेस्ट को ये याद रखना, जो तुम नोट्स बनाते हो, मैं तुम्हें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूँ कि जो तुम्हारे नोट्स होते हैं, जो तुम नोट्स की फोटोज मुझे भेजते हो, असाइनमेंट्स की फोटोज जो तुम मुझे भेज रहे हो, टेस्ट की फोटोज जो तुम मुझे भेज रहे हो, ये सारी चीजें तुम्हारी एज ए इंटरनल असेसमेंट काउंट होने वाली है. ठीक है, क्योंकि अब जो लॉकडाउन पीरियड चल रहा है उसके बाद क्या सिचुएशन रहती है, हमें कितने पीरियोडिक टेस्ट लेने हैं या कैसे हम तुम्हारे टेस्ट कंडक्ट कर पाएंगे, तो ये हमारा जो डेटा है A to Z डेटा हमारे पास से सेव्ड. ठीक है, आगे हम इसको फॉरवर्ड कर देते हैं तो पूरा का पूरा डेटा हमने सेव किया होगा क्लास वाइज, नेम वाइज. जो बच्चा ये काम नहीं कर रहा, अपने नोट्स सबमिट नहीं करवा रहा, डेफिनेटली एब्सेंट मार्क हो रहा है उसका. और जो भी तुम अपने सब्जेक्ट टीचर्स को, नॉट ओनली इन फिजिक्स, किसी भी सब्जेक्ट टीचर को जब नोट सेंड करते हो तो डोंट फॉरगेट मेंशन एट द लास्ट पेज पे नहीं, एक मैसेज, लास्ट मैसेज जो तुमने ड्रॉप करना, उसमें तुम्हारा नेम, क्लास, सेक्शन, देन डेट एंड डे, ये मेंशन होना बहुत जरूरी है. क्योंकि हमारा जो डेटा है उसके अंदर ये चीजें पता लग जाती हैं कि इस डे में इस बच्चे का हमारे में होमवर्क सबमिट हुआ है. ठीक है, ये टेस्ट है, उसमें ये मार्क्स है, वो सब अभी कॉन्फिडेंशियल है, लेकिन बट वो इंटरनल असेसमेंट का पार्ट है तुम्हारी. तो रेगुलर रहोगे उतने ही तुम्हारे इंटरनल असेसमेंट में फुल मार्क्स हो जाएंगे. ठीक है, तो काफ़ी बच्चे रेगुलर हैं लेकिन कुछ डिसकंटिन्यूटी बहुत है, तो बी रेगुलर और सबमिट करवाओ. वो मैं तुम्हारी प्रॉब्लम समझ आता हूँ, तो नेट से रिलेटेड इश्यूज आ जाते हैं तुम्हें कि कई बार जैसे टेस्ट भी हुआ था तो कई बच्चों का शाम तक टेस्ट पहुँच रहा है मेरे पास. बट ऑनेस्ट रहो अपने काम में. मैं तो ये कहूँगा कि ऑनेस्टी से जो काम करोगे वही काम मतलब समझना तुमने किया लाइफ में, अदरवाइज तुमने काम नहीं किया, कर भी लिया तब भी नहीं किया, मैं ये कहूँगा, क्योंकि लाइफ में काम नहीं आएगा. जो काम ना आए तो वो काम ही नहीं होता. ठीक है ना, तो ऐसा काम करो कि लाइफ में काम आए. अगर तुम्हारा टेस्ट 20 मार्क्स का है, चाहे उसमें तुम 5 मार्क्स लो, लेकिन लो अपने काम के कि हाँ ये 5 मार्क्स तो लाइफ में मेरे काम आएंगे ही आएंगे. ठीक है, तो डेट मीन उसमें मुझे ज़्यादा खुशी है. मुझे 20 आउट ऑफ 20 में इतनी खुशी नहीं है जो 5 ऑनेस्टली तुम जाओगे खुश हूँ. तो इसीलिए मैं चाहता हूँ 20 आउट ऑफ 20 आए, लेकिन बट मैं चाहता हूँ ऑनेस्टी साथ होनी चाहिए.
वो चीटिंग वाले केसेस या स्मार्ट बन के लेना नहीं, वो मज़ा नहीं आता लाइफ में, क्योंकि अब ये जो पार्ट है ना, ये 8th क्लास तक ठीक था, ओके, बट 9th क्लास इज़ अ डिफरेंट क्लास। तो आई थिंक काफ़ी हो गया। तो अब तुम भी समझ गए होगे कि इम्पॉर्टेंट होता है सब कुछ, ठीक है ना, कि हमें टेस्ट ऑनेस्टली देनी चाहिए, और जब भी हम सबमिशन करवाते हैं अपने असाइनमेंट्स की, तो उसके नीचे हमें अपना नेम, क्लास सब मेंशन करनी है, डे एंड डेट ऑल्सो। एंड बेटा जो काम भी तुम कर रहे हो A to Z फिजिक्स में, फेयर नोटबुक में काम होगा, रफ नोटबुक में नहीं। असाइनमेंट्स भी तुम्हारी फेयर नोटबुक में बनेंगी, पूरा तुम्हारे पास भी रिकॉर्ड होना चाहिए। मान लो बाय मिस्टेक एक टीचर से मिसप्लेस हो जाता है तुम्हारा रिकॉर्ड, ठीक है, तो इंटरनल असेसमेंट के जब टाइम पे असेसमेंट देने की बात आती है, तो उसके पास वो रिकॉर्ड नहीं है, तो तुम उसे शो तो कर सको ना, सर या मैम ये मेरे पास है, देख सकते हो। तो तुम्हारी एक फेयर नोटबुक डेट वाइज चलनी चाहिए, जिसमें सारे असाइनमेंट, नोट्स, एनसीईआरटी A to Z, फेयर नोटबुक। रफ नोटबुक भूल जाओ, प्रैक्टिस नोटबुक्स तुम रख सकते हो सिर्फ प्रैक्टिस के लिए, बट एक फेयर नोटबुक तो होगी ही होगी, ओके। तो लेट्स स्टार्ट बेटा, फोर्सेस एंड लॉ ऑफ मोशन। बेटा इस चैप्टर में हमें जानना है कॉज। कॉज से भी अच्छी चीज जो हम जानने जा रहे हैं 9th क्लास में ही पढ़ाया जाएगा, ये बार बार नहीं पढ़ाया जाएगा, और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं ये लॉज ऑफ मोशन, ठीक है। ये 3 लॉज होते हैं, इसको हम, इसका जो अनदर नेम है उससे देखो क्या बोलते हैं हम इसे, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। ये न्यूटन ने कुछ मोशन के लॉज दिए थे, न्यूटन्स लॉ बोल देते हैं इनको, न्यूटन लॉज। तो कैसे ये न्यूटन के लॉज थे, या फिर जो लॉज ऑफ मोशन है, एक ही बात है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन या लॉ ऑफ मोशन एक ही है। 3 लॉज हैं, वी हैव 3 लॉज ऑफ मोशन, बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट। फर्स्ट लॉ पता है क्या है, चलो मैं बताता हूँ। मैं ना तुम्हें पहले ये सारे लॉज एक बारी एक नॉर्मल बेसिक लैंग्वेज में समझाता हूँ, हिंदी में समझाते हैं, फिर उसके बाद इनकी डेफिनेशंस पे आ जाएंगे, इंग्लिश में अपने आप उतर आएंगे, ठीक है। तो लेट्स सी कि फर्स्ट लॉ क्या है। फर्स्ट लॉ बहुत इजी है। फर्स्ट लॉ का लर्न कैसे करना है, देखो लर्न मैं बताता हूँ कैसे करना है। फर्स्ट लॉ के लिए तुमने लर्न करना है मास, और मास वर्ड तो सबको लर्न हो जाएगा। मास का मतलब है कि ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके पास कुछ एटम इलेक्ट्रॉन्स हों, और सिंपल है ना कि अगर ऑब्जेक्ट है तो उसके पास इलेक्ट्रॉन या एटम्स तो होंगे ही होंगे, क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट विदाउट एटम तो बन ही नहीं सकता। सबसे छोटा पार्ट होता है एटम। एटम का मतलब क्या होता है समझना। मेरे पास ये मार्कर है, मैंने इसके स्मॉल पीसेस कर दिए, उस स्मॉल पीसेस के फर्दर पीसेस कर दिए, मैं पीसेस फर्दर किए जा रहा हूँ, एट लास्ट एक ऐसा पीस आ जाएगा मेरे पास, उसके बाद उसको मैं पीस ही नहीं कर पाऊंगा, मतलब एक अनडिविजिबल पार्टिकल होगा जिसको तुम फर्दर डिवाइड नहीं कर पाओगे। दैट स्मॉलेस्ट पार्टिकल इज नोन एज एटम, ठीक है। अब कोई भी ऑब्जेक्ट जो होता है वो हमारा एटम्स को मिला कर बनता है। एक बहुत बड़ा एग्जांपल ले लेते हैं कि जैसे तुम जिस भी बिल्डिंग में बैठे हो, जो तुम्हारा घर है, जो तुम्हारा होम है, ठीक है, इतनी बड़ी बिल्डिंग है, इतना बड़ा घर हो, जो भी है, लेकिन उसका एक सबसे छोटा पार्ट क्या है, आंसर है ब्रिक, ईंट। तो दैट इज द वेरी स्मॉलेस्ट पार्ट, कि उस घर में उससे छोटा पार्ट नहीं है, तो स्मॉल ब्लॉक्स को जोड़कर हमने इतनी बड़ी बिल्डिंग बना दी, ठीक है। तो वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल तुम्हारी बिल्डिंग के एग्जांपल में वो है ब्रिक। ऐसे ही कोई ऑब्जेक्ट का अगर हम एग्जांपल लेते हैं कि ये मार्कर है, कैसे बना होगा, तो आंसर है एटम्स को कंबाइन कर करके ये ऑब्जेक्ट बना होगा, ठीक है। तो और एटम के पास मास होता है, ठीक है। तो अब से बात याद कर लो कि जिसके पास बेटा मास है ना, वो मास अपने आप चलता फिरता नहीं है, समझ रहे हो, अपने आप चलता फिरता नहीं है इन द सेंस अपने सराउंडिंग्स में देखो कोई चीज पड़ी हुई है, लाइक सोफा, टीवी, फ्रिज, टेबल, चेयर, बेडशीट, पिल्लो, ठीक है, इवन योर पेन, योर नोटबुक, सबके पास मास है। क्या ये खुद पे खुद चल रहे हैं? चेयर जहां पे पड़ी है वहीं पड़ी रहेगी, लेकिन अगर हम चाहें चला सकते हैं, खुद नहीं चलेगी। अब जो चीज खुद नहीं चल रही, इसको फर्स्ट लॉ बोलते हैं। दैट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, कि जिस ऑब्जेक्ट के पास मास होगा वो ऑब्जेक्ट अपनी स्टेट को चेंज, स्टेट का मतलब समझ रहे हो कि 2 स्टेट होती हैं ऑब्जेक्ट के पास, या तो रेस्ट होता है या फिर मोशन में होता है स्टेट, ठीक है। तो जो भी तुम्हारा ऑब्जेक्ट है हु हैज अ मास कैन नॉट चेंज इट्स स्टेट
itself, वो अपनी स्टेट खुद पे खुद नहीं बदल सकता, ये चीज ध्यान में रख लो। यही फर्स्ट लॉ है। तो आंसर है फिर बदलेगा कैसे? जैसे चेयर है, मुझे उसकी पोजीशन को चेंज करना है, वहां पर नहीं, मुझे यहाँ पर चाहिए चेयर। मैं कहता हूँ चेयर इधर लेकर आओ, तो क्या चेयर इधर आ ही नहीं सकती? हम कहेंगे आ तो सकती है, खुद नहीं चल कर आएगी, तुम्हें लेकर आना पड़ेगा। तो तुम्हें लेकर आना पड़ेगा मतलब है कि तुम्हें फोर्स लगाना पड़ेगा। फोर्स पे आ जाओ। विदाउट अप्लाइंग फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स, ये भी याद रखना, मैं बताऊंगा हर चीज तुम्हें क्लियर करेंगे, क्योंकि फोर्सेस बहुत टाइप के होते हैं हमारी लाइफ में। ठीक है, अब चेयर एक पड़ी हुई है ना, तो उस पड़ी हुई चेयर पे भी नंबर ऑफ फोर्सेस लग रहे होते हैं, लेकिन वो नंबर ऑफ फोर्सेस लगने के बावजूद भी वो चेयर अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर पा रही खुद पे खुद, वो चल नहीं पा रही है खुद पे खुद, तो वो फोर्सेस किस काम के हैं? किसी काम के नहीं है। तो इस टाइप के बहुत सारे फोर्सेस होते हैं जो लग रहे हैं बॉडी पे, एप्लीकेबल हो रहे हैं, लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तो वो चीज समझेंगे, अच्छे से समझेंगे। लेकिन इसके लिए मैं क्या वर्ड यूज करूंगा बेटा? एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स भी बोल सकते हैं, या फिर हम इसको अप्लाइड फोर्स। अप्लाइड का मतलब जो सा फोर्स तुमने अप्लाई किया उस चेयर के ऊपर, उस ऑब्जेक्ट के ऊपर, उसकी पोजीशन को या उसके स्टेट को चेंज करने के लिए, रेस्ट से मोशन में लाने के लिए, मोशन से रेस्ट में लेकर आने के लिए। तो कभी भी अगर हम स्टेट चेंज करेंगे, किसकी? ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट का मतलब जिसके पास मास होगा। ठीक है, तो उस टाइम पर, या बेटा मैं फर्स्ट लॉ बता रहा हूँ, बहुत अच्छे से सुनना, जिसके पास मास होगा वो ऑब्जेक्ट खुद पे खुद अपनी मोशन को चेंज नहीं करेगा। कुछ भी हो जाए वो अपनी मोशन को चेंज नहीं करेगा, चाहे वो एक छोटा सी तुम्हारा शॉर्पनर ही क्यों नहीं है, चाहे वो रबड़ ही क्यों नहीं है, लेकिन उसके पास मास होना चाहिए। पॉइंट क्लियर है? हाँ, अगर तुम उसकी स्टेट को चेंज करना चाहते हो, देन यू हैव टू अप्लाई external force, applied force on that object, then that object will change its state. अगर तुम फोर्स अप्लाई करोगे तो वो अपनी स्टेट को चेंज करेगा। पॉइंट क्लियर है बेटा? अगर कोई चीज पड़ी हुई है, रेस्ट में है, तो वो रेस्ट में ही रहेगी। कब तक? जब तक फोर्स ना लगाएं। कौन सा? अप्लाइड मींस एक्सटर्नल। ठीक है, अगर कोई चीज चल रही है तो आंसर है वो चलती ही रहेगी, रुकेगी नहीं। अब तुम सोचोगे ऐसा तो होता ही नहीं है, रुक जाती है। मैंने एक साइकिल को पैडल किया, ठीक है, थोड़ी देर मैंने अगर पैडल नहीं किया तो वो चलते चलते रुक गई साइकिल। मैंने एक बॉल को रोल किया ग्राउंड पे या फ्लोर पे, थोड़ी दूर तक जाके वो भी रुक गई। तो आंसर सुनना बेटा इसका ध्यान से, जिस ऑब्जेक्ट पे तुमने फोर्स लगाया या नहीं भी लगाया, कोई चीज ऑलरेडी मान लो किसी भी तरह से मोशन में है, वो चल रही है। अगर वो चल रही है और उसके पास मास है तो बेटा वो चलती रहेगी, उसे कौन रोकेगा? कोई नहीं रोक सकता। तो क्यों रुक जाती है? तो आंसर है बेटा वहां पर एक ऑपोजिट फोर्स लगता है, जिसको तुम पढ़ चुके हो 8th में, फ्रिक्शनल फोर्स। वो फर्श में, उस ग्रास में, उस ग्राउंड में और बॉल के सरफेस के बीच में लग रहा होता है। इसको कॉन्टैक्ट फोर्स भी बोलते हैं। पता है ना कि दो सरफेस के बीच में जब कॉन्टैक्ट होता है तो एक ऑपोजिट फोर्स लगता है। किसके ऑपोजिट होता है? मोशन के ऑपोजिट। मोशन अगर इधर है तो फोर्स इधर होगा। वो ऑब्जेक्ट को रोक लेता है, वो ऑब्जेक्ट को चलने नहीं देता। इवन टू इवन जो ऑब्जेक्ट रुका भी हुआ है उसको चलाने के लिए भी तुम्हें ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। क्यों? फ्रिक्शन फोर्स को ओवरकम करने के लिए। क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स मोशन का, जो मोशन हम पढ़ते हैं, ये मोशन उसका दुश्मन होता है, उसका एनिमी है। तो डेट मींस वो अपोज करता है बेटा हमेशा मोशन को, ऑपोजिट फोर्स होता है। तो उस ऑपोजिट फोर्स के कारण से वो ऑब्जेक्ट रुकता है। अगर मैं कोई एक सरफेस बना दूं ना, ये एक सरफेस बना दूं और मैं कह रहा हूं इसका जो फ्रिक्शन है, इस सरफेस का फ्रिक्शन है 0, और इस पे कोई अगर बॉल आगे जा रही है तो उसको कोई रोक नहीं सकेगा। अगर वहां पे कोई इस बॉल पे फोर्स नहीं लग रहा या कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा और उस पे कोई किसी भी टाइप का फोर्स नहीं लग रहा, ना फ्रिक्शन है ना कुछ और है, तो वो ऑब्जेक्ट कभी रुकेगा ही नहीं। क्यों? फर्स्ट लॉ कहता है, फर्स्ट लॉ कहता है जो चीज चल रही है तो चलती रहेगी, रुकी है तो रुकी रहेगी। जिसके पास मास है, दैट मींस एक्सटर्नल फोर्स ओनली कैन चेंज द स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट। सिर्फ एक्सटर्नल और अप्लाइड फोर्सेस जो हैं वही हमारे ऑब्जेक्ट की स्टेट्स को चेंज कर सकते हैं, मोशन से रेस्ट में ला सकते हैं और रेस्ट से मोशन में लेकर जा सकते हैं। पॉइंट क्लियर है बेटा? तो अब इसको हम इसकी डेफिनेशन के फॉर्म में पढ़ते हैं। नोट्स तुम्हें मिल चुके हैं, पूरे एक साथ नोट्स तुम्हें प्रोवाइड कर दिए गए हैं। चैप्टर है हमारा लॉज ऑफ मोशन का, ये फोर्सेस एंड लॉ ऑफ मोशन का। बहुत प्यारे नोट्स हैं बेटा तुम्हारे हाथ में इस टाइम, बहुत प्यारे नोट्स हैं। एक एक डेफिनेशन उसके अंदर है, एक एक पॉइंट उसके अंदर है।
डेरिवेशन उसके अंदर है और न्यूमेरिकल्स उसके अंदर है, एनसीईआरटी तक है। तो देरी किस बात की, तुम्हें बस मेरे साथ समझना है और लर्न करते चले जाना स्टेप बाय स्टेप, एक साथ नहीं पढ़ना, स्टेप बाय स्टेप, मजा आ जाएगा। फील के साथ पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, ठीक है। फर्स्ट लॉ हमारा कंप्लीट हो जाता है, इसको एक बार इंग्लिश में डेफिनेशन देख लेते हैं। एनी ऑब्जेक्ट कैन नॉट चेंज इट्स स्टेट, या ऐसा भी बोल सकते हैं ऑब्जेक्ट हु हैज अ मास। लेकिन बेटा ये ना एक क्लियर लाइन नहीं है फिजिक्स में, क्यों? क्योंकि अगर हमने वर्ड ऑब्जेक्ट बोल दिया तो मास उसके पास होगा ही होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट बनेगा एटम्स से और एटम्स के पास मास होता है, ठीक है। इन द केस अगर ऑब्जेक्ट के पास मास नहीं है तो दैट मींस वहाँ ऑब्जेक्ट ही नहीं है, कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता कोई ऑब्जेक्ट वहाँ पे, क्योंकि उसके पास तो मास ही नहीं है, ठीक है। अगर मैं कहता हूँ कि मास नहीं होता तो क्या होता है, इन दैट केस कि अगर वहाँ मास ही नहीं है तो क्या होगा, तो हमारा आंसर होना चाहिए अगर वहाँ पे मास नहीं है तो वहाँ एनर्जी होगी। दो ही चीजें होती है बेटा हमारे पास, या तो मास होता है या एनर्जी होती है, एनर्जी के पास मास नहीं होता, ठीक है। तो ये एनर्जी वाला कंसेप्ट अभी तुम्हारे लिए काम का नहीं है, तो इसको थोड़ा सा साइड में रख देते हैं, अभी हम बात करेंगे मास की, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप रोटी खाते हैं जैसे धीरे धीरे, तो वैसे ही करना है, एकदम से नहीं। बट 9th में आ गए हो तो तुम्हें खुशी हो रही होगी, साइंस में तुम्हारा इंटरेस्ट, फिजिक्स में तुम्हारा इंटरेस्ट बरकरार कर देंगे, टेंशन नहीं लेनी, बस मेरे साथ लगे रहो, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप चलते रहो, कोई डाउट्स है मेरे से लेते रहो, ओके। तो फर्स्ट लॉ हमारा क्लियर है, ऑब्जेक्ट कैन नॉट चेंज इट्स स्टेट इटसेल्फ अनटिल वी विल अप्लाई एक्सटर्नल फोर्स ऑन इट टू चेंज इट्स स्टेट, ठीक है। तब तक वो ऑब्जेक्ट अपनी स्टेट को चेंज नहीं करेगा जब तक हम उस पर एक्सटर्नल फोर्स ना लगाएं, सिंपल, वेरी सिंपल, ओके। तो नोट्स में भी तुम चाहो तो इनकी डेफिनेशंस को देख सकते हो। ओके बेटा, अब एक और पॉइंट सीखते हैं, ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, बहुत इंटरेस्टिंग, ठीक है। अब तुम्हें कुछ एक दो क्वेश्चंस का आंसर भी मिलेगा, कैसा आंसर मिलेगा देखना। तो ये मैं फर्स्ट लॉ आज कंप्लीट करूंगा बेटा, और इसके जो क्वेश्चंस हैं वो तुम्हें मेरे नोट्स में नंबर ऑफ क्वेश्चंस मिल जाएंगे लर्न करने के लिए, ठीक है। मैं सिर्फ तुम्हें समझा रहा हूँ, लर्न तुमने करना है, हाँ ये सिर्फ लर्निंग पार्ट है, इसे समझ के कर लो तो लर्न भी नहीं करना पड़ेगा, खुद लिखो। समझते हैं क्या, मैं 3 पॉइंट्स लिख रहा हूँ। एक बहुत, ये लगा लो, एक हमारे पास ना एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि हम मिरेकल कर सकते हैं। कैसी प्रॉपर्टी होती है, लेट्स सी। मैं पहले वर्ड बता रहा हूँ, वो वर्ड है बेटा, ये वर्ड का याद रखना। फर्स्ट लॉ के कुछ पार्ट्स होते हैं, ठीक है। फर्स्ट लॉ क्या है वो तुमने समझ लिया कि फर्स्ट लॉ वो है जिसके पास मास है, वो अपनी स्टेट खुद नहीं चेंज कर सकता, हमें उस पर फोर्स लगाना है, अगर स्टेट चेंज करनी है तो सिंपल, दैट इज द फर्स्ट लॉ। लेकिन उसके बेसिस पर गैलीलियो ने कुछ एक स्टेप्स और बनाए, क्या पॉइंट्स और बनाए, क्या उन्होंने और हमें बताया। तो उन्होंने कहा कि उनको कैसे पता लगा होगा ये पॉइंट, तो बहुत एक उस टाइम पे जब इन्वेंशन हुई तो एक बहुत मिरेकल की बात है कि उनके माइंड में वो बात आई। ये हर एक के पास एक पावर होती है, किसके पास होती है भी ध्यान रखना, जिसके पास मास होगा। तुम्हारी बॉडी में मास है, सिंपल, तुम्हारे पास है, जिसके पास भी मास है उसके पास एक पावर है, अंदर इनबिल्ट है, तुम्हें कहीं से लेने नहीं जाना, तुम्हारे अंदर है वो पावर। क्या पावर है देखना, उसको वर्ड रखा गया, क्या देखना, दैट इज कॉल्ड इनर्शिया, ठीक है, इनर्शिया। तो ये क्या काम करता है, ये हमारे फर्स्ट लॉ को सक्सेसफुल होने के लिए पावर देता है, सक्सेसफुल होने के लिए पावर देता है। क्या सेंटेंस हुआ, ये सेंटेंस है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो ये मास, उसका जो मास है, इनर्शिया मींस मास, इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मास। जिसके पास मास ज्यादा उसके पास इनर्शिया की पावर ज्यादा, जिसके पास मास कम उसके पास इनर्शिया की पावर कम। इनर्शिया है क्या, ये हमारे फर्स्ट लॉ को सपोर्ट करता है, उसको पावर देता है। कैसे पावर देता है, फॉर एग्जांपल देखते हैं कि हमारे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है और वो रेस्ट में है, तो इनर्शिया क्या करेगा, उसको रेस्ट में रखने की कोशिश करेगा। हमने अभी पढ़ा ना कि अगर मैं उस पे एक्सटर्नल फोर्स लगाऊंगा तो वो उसकी स्टेट चेंज हो जाएगी, बट इनर्शिया क्या करेगा, तुम्हारे एक्सटर्नल फोर्स लगने के बाद भी कोशिश करेगा कि उसकी स्टेट चेंज ना हो। सिंपल, स्टेट को मेंटेन करने की कोशिश करता है इनर्शिया। जैसे एग्जांपल देते हैं, चलो, कि एक साइकिल है और एक कार है और एक ट्रक है। मैंने 3 एग्जांपल, ये साइकिल, कार है, ट्रक,
तीनों रेस्ट में है। मैं कहता हूँ मोशन में लेकर आओ, वेरी सिंपल, आ जाएगा। खुद नहीं आएगा, क्यों? फर्स्ट लोग कहते हैं कि तीनों के पास मास है, वो खुद पे खुद मोशन में नहीं आ सकता ऑब्जेक्ट, तो हम उस पर फोर्स लगाएंगे। तीन ऑब्जेक्ट्स याद करो, साइकिल, कार एंड ट्रक। तो तीनों के पास इनर्शिया है, बिल्कुल है। कितना? साइकिल पे कम है, कार पे ज्यादा है, ट्रक पे बहुत ज्यादा है। क्यों? मास के अकॉर्डिंग, जैसे जैसे मास बढ़ेगा इनर्शिया बढ़ेगा। इनर्शिया का मतलब, इनर्शिया वो प्रॉपर्टी है जो स्टेट को बनाए रखती है, टूटने नहीं देती। टूटने का मतलब रेस्ट है तो उसको मोशन में ना आने दे, मोशन में आने से रोक के। अगर वो मोशन है तो उसे रेस्ट में आने से रोक ले, ठीक है। तो मतलब स्टेट को मेंटेन करने की पावर, कि हम कितना कंसिस्टेंट हैं अपनी स्टेट को लेके। तो ये कंसिस्टेंसी उसकी शो करती है ऑब्जेक्ट की, ऑब्जेक्ट के स्टेट की, ठीक है ना। तो मैं कहता हूँ बेटा मुझे तीनों की स्टेट को चेंज करना है, साइकिल की, कार की, ट्रक की। तो मैंने कहा फोर्स लगाओ बेटा, एक्सटर्नल फोर्स के बिना वो चेंज नहीं होगी। तुमने फोर्स लगाया साइकिल की तो चेंज हो गई, ठीक है। गाड़ी पे जो फोर्स लगाया, कार में फोर्स लगाया, इतनी इजीली चेंज नहीं हुई। तो दैट मींस क्यों नहीं चेंज हुई? तुम्हारा इतना फोर्स क्यों लग रहा है? दो आंसर है, एक तो फ्रिक्शन है ही है, इट्स ओके। सेकंड जो मेन पॉइंट है वो है इनर्शिया, की गाड़ी के पास इनर्शिया ज्यादा है, वो तुम्हारे को अपोज कर रहा है, ठीक है ना। अपोज समझ रहे हो? तुम फोर्स लगा रहे हो, वो तुम्हारे फोर्स को अपोज कर रहा है, ठीक है। वो अपने स्टेट को बनाए रख रही है, वो अपने स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज नहीं होने देगी। कौन? कार। क्यों? मास के कारण। मास के कारण क्या है? इनर्शिया है। ट्रक की अगर बात करें वो तो शायद होगा ही नहीं, क्योंकि उसका इनर्शिया इतना ज्यादा, वो अपनी स्टेट को चेंज इतना इजीली नहीं होने देगा जितना इजीली तुमने साइकिल को या फिर कार को कर दिया था एज कंपैरिजन विद द ट्रक। ये जो बेसिक्स मैंने तुम्हारे माइंड में सेट किया है कि इनर्शिया क्या है। इनर्शिया एक वो पावर है, या ये बोलना बहुत अच्छा रहेगा कि दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मास। ये एक मास की प्रॉपर्टी है, ड्यू टू विच एनी ऑब्जेक्ट कैन रिमेन इट्स स्टेट, वो अपनी स्टेट में ही रहता है। अब बहुत लाइव एग्जांपल देखते हैं जो हमारी डेली लाइफ में आता है। यही क्वेश्चन मैं तुम्हें समझाने जा रहा हूँ, उसके बाद मैं इसकी टाइप्स बता दूंगा तुम्हें और तुम लर्न कर लोगे, ठीक है। परफेक्ट, ओके। तो लेट्स सी एग्जांपल देखो पहले, तो बाद में टाइप्स। चलो मैं पहले टाइप्स बताता हूँ, फिर एग्जांपल बताना इजी हो जाएगा। इनर्शिया 3 टाइप्स का होता है बेटा। इनर्शिया ऑफ मोशन, inertia of motion, second inertia of rest, third inertia of direction, rest and inertia of direction, ठीक है। 3 टाइप्स का inertia तुम्हें मिलेगा, inertia of motion, inertia of rest and inertia of direction। वेरी गुड। तो क्या है ये? देखो, inertia of motion का मतलब है कि कोई चीज मोशन में है, वो उसको मोशन में बनाए रखने की कोशिश करेगा। अगर कोई चीज रेस्ट में है तो इनर्शिया उसको रेस्ट में बनाए रखने की कोशिश करेगा। और अगर डायरेक्शन का मतलब है कि अगर कोई चीज स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है तो इनर्शिया चाहेगा वो स्ट्रेट लाइन में ही मूव हो, इट शुड नॉट चेंज इट्स डायरेक्शन, उसे अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करनी चाहिए, इधर या इधर नहीं जाना चाहिए, सीधा जाए, ठीक है। ये होती हैं 3 स्टेजेस इनर्शिया की। तो इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मास। जैसे जैसे मास इंक्रीज करते जाओगे इनर्शिया अपने आप इंक्रीज होता जाएगा। इंक्रीज होना इनर्शिया का मतलब कैपेबिलिटी अपनी स्टेट को चेंज ना होने देने की, एक कंसिस्टेंसी स्टेट को लेकर, ठीक है, वो है इनर्शिया। तो ठीक है बेटा, अब हम बात करते हैं, एक सिचुएशन इमेजिन करेंगे, हम सब इमेजिन करेंगे, बहुत अच्छी सिचुएशन है जो हम सबके साथ हुई है, हम सब उस चीज को बहुत अच्छे से फील कर सकते हैं रियलिटी में जाकर। तो कैसे? वी आर सिटिंग इन अ बस, ठीक है, हम बस में बैठे हुए हैं। तो मैं फर्स्ट इनर्शिया की बात कर रहा हूँ इसीलिए। तो वी आर सिटिंग इन अ बस एंड बस इज मूविंग, ओके। सडनली बस ड्राइवर अप्लाइज द ब्रेक। जैसे वो ब्रेक अप्लाई करेगा देन व्हाट विल हैपन विद यू? सबके पास आंसर है, हम आगे गिरेंगे। बस चल रही थी, उसने एकदम से ब्रेक लगा दी तो दैट मींस हम आगे गिरेंगे। क्यों? व्हाई? इसका रीजन क्या है? तो वही रीजन मैं तुम्हें बता रहा हूँ, इसका रीजन है इनर्शिया ऑफ मोशन। क्यों भाई? क्योंकि तुम्हारी बॉडी मोशन में थी, ऑलरेडी मोशन में थी, ठीक है, और हमारी बॉडी के पास मास है, मास है तो इनर्शिया है। हमारी बॉडी का जो इनर्शिया है वो बॉडी को यही चाहेगा कि वो मोशन में ही रहे, वो रेस्ट में ना आए। बस ड्राइवर ने एकदम से ब्रेक लगा के बस को तो रेस्ट में कर दिया, बस तो रेस्ट में आ गई क्योंकि बस में तो ब्रेक अप्लाई हो गया बस पे। तो बट तुम्हारा क्या, तुम्हारी बॉडी का क्या? तो हम कहेंगे हम तो अभी भी मोशन में थे, हम आगे गिर गए, बस रुक गई लेकिन हमारी बॉडी नहीं रुकी, वो आगे चली गई, ठीक है ना। तो वो हम जो आगे की तरफ गिर जाते हैं, ब्रेक लगते ही हम एकदम
आगे की तरफ जो गिरते हैं वी फॉल फॉरवर्ड, तो उसका रीजन होता है इनर्शिया ऑफ मोशन, कि हम अभी भी मोशन में चले गए आगे, बस पीछे रह गए, ठीक है, तो ऐसे गिर गए हम। तो रीजन समझ आया? क्या रीजन दिया मैंने? सिंपल, कि हम ऑलरेडी मोशन में थे, तो हमारी जो भारी बंदे हैं ना वो ज्यादा गिरेंगे। क्यों भाई? हल्का बंदा रुक जाएगा, जो थोड़ा लाइट वेट में है वो रुक जाएगा, भारी बंदा गिर जाएगा एकदम। क्यों? वो उसका इनर्शिया ज्यादा है। जो पर्सन हैवी है, हैवी होने के कारण इनर्शिया बढ़ जाएगा, मास बढ़ जाएगा, वो उसको रुकना और मुश्किल हो जाएगा, वो ज्यादा आगे की तरफ गिरेगा। क्यों? उसकी बॉडी उसके मोशन की स्टेट को कंसिस्टेंट रखती है, ठीक है। तुम अगर बात अपनी करो तो इफ योर वेट इज नॉट सो हैवी तो तुम जल्दी रुक जाओगे, बट ये तो कंफर्म है कि तुम आगे तो जाओगे ही जाओगे। क्यों? एकदम से नहीं रुकोगे, इंस्टेंटली नहीं रुकते। फिर हमारी जब बॉडी कॉन्शियस हो जाती है, कॉन्शियस होने के बाद हमारी जो मसल्स हैं वो एक्टिव होते हैं और मस्कुलर फोर्स लगता है बॉडी पे, फिर हम एकदम से अपने आप को रोक लेते हैं। हाँ, अगर तुम ऑलरेडी एक्टिव बैठे हो, तुम्हें पता है कि आगे ब्रेक लग सकती है, तुम हार्ड कर दो अपने मसल्स को, तो वो एक्सटर्नल फोर्स का पार्ट है, कि एक्सटर्नल फोर्स की हेल्प से तुमने क्या किया, अपनी बॉडी की स्टेट को चेंज कर लिया। मोशन से एकदम रेस्ट में आ गए, लेकिन तुम आगे नहीं गिरे। क्यों? तुम अलर्ट थे, मस्कुलर फोर्स लगा रखा था तुमने, एक्सटर्नल फोर्स ऑलरेडी अप्लाई किया हुआ था। अगर तुम कॉन्शियस नहीं हो, एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा बॉडी पर, तुम नॉर्मल स्टेट में हो, तो डेफिनेटली यू विल फॉल फॉरवर्ड आफ्टर अप्लाइंग द ब्रेक बाय बस ड्राइवर। ओके, तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ के अंदर कुछ इनर्शिया के ये क्वेश्चन आते हैं। यही क्वेश्चन आते हैं बेटा कि अगर बस ड्राइवर सडनली ब्रेक अप्लाई करेगा तो क्या होगा। हाँ, दूसरी सिचुएशन लेते हैं कि हम बैठे हुए हैं, बस ड्राइवर आया, एकदम से बस चला दी, हम पीछे की तरफ गिर गए। ऐसा भी होता है ना। क्यों भाई? हमारी जो बॉडी थी वो किस में थी? रेस्ट में थी। बस ड्राइवर आया, उसने एक्सेलरेटर दबाया और बस को आगे ले गया। भाई बस तो आगे चली गई एक्सेलरेटर के कारण, इंजन है बस का, तो बस को तो खींच लिया। हमारी बॉडी का क्या? हमारी बॉडी के पास तो एनर्जी ऑफ रेस्ट था, हमारी बॉडी के पास एनर्शिया था, हम रेस्ट में थे। अगर हम रेस्ट में थे तो क्या हुआ बताओ? क्या होगा भाई? हमारी बॉडी अभी भी रेस्ट में ही है, हम पीछे रह गए, बस आगे चली गई, हम पीछे गिर गए। हम अभी भी रेस्ट में रहना चाहते हैं, लेकिन हम क्या होता है, हमारे जो पैर, जो फीट है वो टच कर रहे हैं बस के फ्लोर के साथ, वो आगे चले जाएंगे, बस साथ टच हो गए। जो पोर्शन हवा में है हमारा, ठीक है, तो वो पीछे रह जाएगा। सिंपल, वेरी सिंपल। जो सीट के साथ टच हो रहा है, जो पैर है सीट के साथ हमारे पोर्शन टच हो रहा है, वो आगे चला जाएगा, और जो एयर में बॉडी है वो पीछे रह जाएगी। तो क्यों? ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ रेस्ट। रेस्ट का मतलब समझ रहे हो? हमारी बॉडी, ऊपर की बॉडी अभी भी रेस्ट में है, जो टच नहीं हो रही किसी चीज के साथ। पॉइंट इज क्लियर? तो ऐसी होता है बेटा इनर्शिया ऑफ रेस्ट। हाँ, दूसरा पॉइंट कि हम स्ट्रेट लाइन में जा रहे हैं, बस वाले ने एकदम टर्न कर दिया, हम ऐसे गिर जाते हैं साइड में, किसी साइड वाले पैसेंजर पे गिर जाते हैं, होता है ना। क्यों? हमारी बॉडी अभी भी स्ट्रेट लाइन में जा रही है। क्यों जा रही है भाई स्ट्रेट लाइन में? इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। हमारी जो बॉडी का इनर्शिया वो कहेगा स्ट्रेट लाइन में जाओ। बस ड्राइवर ने बस को मोड़ दिया, हम सीधे जा रहे होते हैं, बस मुड़ चुकी होती है, फिर धीरे धीरे हमें बस के साथ टर्न करना पड़ता है। वो भी कैसे हम टर्न करते हैं? कॉन्शियस हो जाते हैं, कॉन्शियस हो गए, हमारी मस्कुलर फोर्स लगता है बॉडी पे, और उसके कारण हम अपनी स्टेट को चेंज कर पाते हैं विदाउट अप्लाइंग एक्सटर्नल फोर्स। मींस जैसे मस्कुलर फोर्स इज आल्सो एक्सटर्नल फोर्स, अप्लाइड फोर्स, तो तभी हम अपनी स्टेट को चेंज कर पाएंगे, अदरवाइज हमारी स्टेट ही नहीं चेंज होएगी। मोशन है तो मोशन में चले जाएंगे, रेस्ट में तो रेस्ट में। तो हम कहते हैं जो न्यूटन्स ने नहीं बताया था, क्या नहीं बताया था? न्यूटन्स ने बहुत बड़ी बात तो बता दी थी हमें, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ क्या बताया था कि जिसके पास मास है तो वो चीज नहीं अपने आप चलेगी, अपनी स्टेट को चेंज नहीं करेगी। लेकिन गैलीलियो ने उस चीज को एक्सप्लेन किया था। गैलीलियो ने कहा था जिसके पास मास है वो चीज अपने आप क्यों नहीं चलेगी, व्हाई? ऐसा क्यों होगा? कोई ना कोई तो प्रॉपर्टी होगी ना। तो उन्होंने उस प्रॉपर्टी का नाम रखा इनर्शिया, ठीक है। तो इनर्शिया इज जस्ट द प्रॉपर्टी ऑफ द मास। उन्होंने कहा इनर्शिया एक मास की प्रॉपर्टी है जो सबके पास है। उस प्रॉपर्टी के कारण ऑब्जेक्ट अपनी स्टेट को चेंज नहीं होने देता, और उसकी अगर स्टेट को चेंज करना है, उसके अगर इनर्शिया को तुमने तोड़ना है, उसके इनर्शिया की टाइप को चेंज करना है, मतलब मोशन से रेस्ट में आना है या रेस्ट से मोशन में जाना, देन यू हैव टू अप्लाई एक्सटर्नल फोर्स। सिंपल, वेरी सिंपल, ठीक है बेटा। हाँ, जैसे एक दो एग्जांपल्स और लेते हैं। जैसे कोई ट्री है, ट्री के ऊपर फ्रूट्स हैं, तो हम जा नहीं पाते, तो क्या करते हैं, हम शेक करते हैं ट्री को शेक करते हैं, उसकी ब्रांचेस को शेक करते हैं। तो ब्रांचेस को शेक करने से क्या होता है, कई बार कुछ फ्रूट्स डिटैच होकर नीचे आ जाते हैं। क्यों भाई? क्योंकि बेटा फ्रूट के पास मास है, ठीक है, सिंपल।
और ये ट्री की ब्रांच है, ब्रांच को शेक करेंगे तो ब्रांच तो मूवमेंट में आ जाएगी, बट जो फ्रूट है इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट, वो एकदम से मोशन में नहीं आ पाएगा। ब्रांच आगे चली जाएगी, फ्रूट पीछे रह जाएगा, दोनों डिटैच्ड हो जाएंगे और वो नीचे गिर जाएगा। कारपेट में से मिट्टी निकालते हैं, डस्ट बाहर निकालते हैं, कैसे? बीट करके, विद द हेल्प ऑफ अ स्टिक। कैसे? कारपेट पे हमने बीट किया स्टिक से, स्टिक हिट करते ही कारपेट तो मोशन में आ गया। जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो हैवी होते हैं, मास होता है डस्ट पार्टिकल्स के पास, ठीक है? तो मास होने के कारण डस्ट पार्टिकल रेस्ट की इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण एकदम से मोशन में नहीं आ पाएंगे। अगर वो एकदम से मोशन में नहीं आ पाएंगे, कारपेट आगे चला जाएगा, डस्ट पार्टिकल पीछे रह जाएगा और नीचे गिर जाएगा, ठीक है? हाँ, जैसे अब हम कपड़े धोते हैं, कपड़े धोने के बाद अगर हम जर्क देते हैं तो पानी नीचे गिर जाता है, जिसको हम बोलते हैं कपड़े निचोड़ना, ठीक है? तो क्या होगा, हमने जर्क दिया, एकदम कपड़े को पकड़ के घुमा दिया, कपड़े को तो मोशन में ले आए। जैसे ही हम क्लॉथ को मोशन में लेकर आएंगे, बट वाटर ड्रॉपलेट्स एकदम से मोशन में नहीं आ पाएंगी। क्यों? वाटर ड्रॉपलेट्स हैवी होती हैं, मास होता है, इनर्शिया ज्यादा होता है उनका, तो वो अभी भी रेस्ट में रहेंगी। ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ रेस्ट, वाटर क्या हो जाएगा, उस क्लॉथ से डिटैच्ड हो जाएगा और नीचे गिर जाएगा। पॉइंट समझ आ रहे हैं? तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आई थिंक, और बहुत डेली लाइफ के साथ रिलेट हो रहे हैं। काफी क्वेश्चंस के तुम्हारे आज आंसर क्लियर हो रहे होंगे कि हाँ, हम आगे क्यों गिरते हैं, पीछे क्यों गिरते हैं, बस टर्न होती है तो हम एकदम से टर्न क्यों नहीं हो पाते हैं, और पड़ी हुई चीज अपनी आप क्यों नहीं चलती, पड़ी क्यों रहती है। तो इन सब के, जैसे कारपेट वाला एग्जांपल आया, क्लॉथ्स वाला एग्जांपल आया, फ्रूट वाला एग्जांपल आया, तो बेटा ये सब एनसीईआरटी में भी है क्वेश्चन और मैंने नोट्स में भी दिए हुए हैं क्वेश्चन। तो तुम्हारा आज का टास्क यही है बेटा कि नोट्स तुमने बनाने, यहाँ तक के नोट्स बनाने, प्रॉपर तुमने फर्स्ट टाइप लिखनी है, उसकी न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की, उसके बाद इनर्शिया की तीनों टाइप्स लिखनी है तुमने, इनर्शिया ऑफ मोशन, रेस्ट एंड डायरेक्शन, और इससे रिलेटेड भी तुम्हें क्वेश्चंस करने और डेफिनेटली क्वेश्चंस आते हैं। हाँ, मैं तुम्हें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहूँगा बेटा, जो मैंने नोट्स में क्वेश्चंस दिए हुए हैं, जो उनकी मैंने लैंग्वेज बनाई हुई है, बहुत ईजी लैंग्वेज बनाई हुई है। अगर उस लैंग्वेज को फॉलो करोगे तो डेफिनेटली एक क्वेश्चन को अच्छे से समझ लो, उसके स्टेप्स को अच्छे से समझ लो, ठीक है? फिर जो मर्जी क्वेश्चन आ जाए सेम ऑर्डर में लिखते चले जाओ। तो बहुत अच्छे से आज का काम करो बेटा। और तुम्हारा होम टास्क एक और मैं ऐड कर रहा हूँ कि एनसीईआरटी को ओपन करना है, और एनसीईआरटी को ओपन करके तुम्हें उन क्वेश्चंस को देखना है जो इनर्शिया से रिलेटेड है, और वो करना है। जैसे कुछ क्वेश्चन आएंगे उसमें कि अगर हम बस के ऊपर लगेज रखते हैं तो उसको टाई क्यों करते हैं? सिंपल है ना, लगेज के पास मास होगा, बस अगर एकदम चल पाई लगेज पीछे गिर जाएगा, या बस चल रही है, बस में ब्रेक मार दे लगेज आगे गिर जाएगा, तो हम उसको रोप के साथ टाई कर देते हैं, ठीक है? तो इस टाइप से कुछ क्वेश्चन है। आई होप तुम्हें आज का पार्ट क्लियर हो गया, इनर्शिया क्लियर हो गया और फर्स्ट लॉ क्लियर हो गया। जो सेकंड लॉ बेटा हमने करना है, जो नेक्स्ट वीडियो में, जो हमने ट्यूसडे की क्लास में करना है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन या न्यूटन सेकंड लॉ, वो इम्पॉर्टेंट के साथ साथ कुछ मैथमेटिकली भी है, उसमें डेरिवेशन भी आएगी। तो वो डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट। कल फर्स्ट टाइम इन योर लाइफ अभी फोर्स का फॉर्मूला पता चल जाएगा कि फोर्स का, तुमने फोर्स पढ़ा है, नो डाउट कि तुमने फोर्स पढ़ा होगा, तुमने प्रेशर भी पढ़ा होगा, फोर्स अपॉन एरिया 8th में, बट यू डोंट नो अबाउट द फॉर्मूला ऑफ द फोर्स। स्टिल तुम्हें फोर्स का कोई फॉर्मूला नहीं पता, अभी तक नहीं पता, कल पता लगेगा। फिर बस वो पता लगने की देर है, फिर तो बस वही फॉर्मूला चलता रहेगा सदियों, मतलब जब तक तुम्हारी साइंस चल रही है तब तक वो फॉर्मूला कंसिस्टेंट तुम्हारे साथ रहने वाला है, ठीक है? तो ठीक है बेटा, सी यू टुमारो एंड स्टे एट योर होम, स्टे सेफ, ऑल द बेस्ट।